Assalamu alaikum all students. Welcome to Pass MDCAT Now sessions again. This is Samia Sheikh, your instructor. अच्छा जी, आज हमने अगेन जैसे कि कमिटमेंट किया था आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंटिन्यूसली कराएंगे until your last test dates. So let's start. We have few more questions from 3 states of matter. So let's begin. Okay, so in SI system, the unit of pressure is SI सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक प्रेशर का यूनिट कौन सा होगा? ए किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, बी किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड, सी किलोग्राम पर मीटर और डी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड. What do you think is the right answer in SI system for the unit of pressure? A, B, C or D? Jaldi please comment below. Whatever the answer you feel is right, please comment below. Okay. Jaldi. Yes, so the correct answer is A. अच्छा, ये करेक्ट आंसर क्यों है? आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम इंटरनेशनल में ये आपने केमिस्ट्री में भी देखना है और ये आपने फिज़िक्स में भी देखना है. प्रेशर जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है. जब भी आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे या जो भी फोर्स एंड मोशन का चैप्टर पढ़ेंगे, फिज़िक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, व्हाटएवर, यू विल फाइंड ऑलवेज प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स का एसआई सिस्टम में जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन. नाउ दिस मेक्स यू लिटिल थिंक कि यार ये तो न्यूटन होता है, तो फोर्स की जगह पे न्यूटन आना चाहिए, या तो किलोग्राम इनटू मीटर समवॉट लाइक ये आ रहा है. ऐसा क्यों है? क्योंकि फोर्स का जो यूनिट न्यूटन में हमारे पास आता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के तहत आता है. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि हमें बोलता है, क्या बोलता है? फोर्स F इज इक्वल्स टू एम ए. न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप देखें क्या है? F इज इक्वल्स टू एम ए. एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, वेयरएज ए जो नीचे आपके प्रेशर के फॉर्मूले में आता है वो एरिया होता है. मास का यूनिट ऐसा सिस्टम में होता है किलोग्राम, एंड एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों की यूनिट में सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो है स्क्वायर. व्हेन यू टॉक अबाउट वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड. व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सेलरेशन इट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपने फोर्स की जगह पे रख दिया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. जब आपने नीचे मीटर स्क्वायर रख दिया तो आपको दिख रहा है कि 1 मीटर ऊपर है और 2 मीटर नीचे. मीटर टू मीटर कैंसिल हुआ, बच गया सिर्फ 1 मीटर नीचे. फिर यहाँ पे आपने देखा है कि किलोग्राम के बिल्कुल बराबर स्क्वायर सेकेंड नहीं था, ये डिवाइडेंड में था, ये किलोग्राम से नीचे था, तो सेकेंड स्क्वायर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, जिससे आपका राउंड ऑफ करके प्रेशर का यूनिट क्या बन रहा है? किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर. दिस इज़ द एसआई यूनिट. अगर फॉर्मूला एकदम जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें सबसे बेस्ट आपकी प्रैक्टिस तब होगी जब आपको सारे फॉर्मूलाज याद हों. ज़रूरी नहीं कि किसी क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला दिया हुआ हो. कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसमें आपको फॉर्मूला ड्राइव करना होगा और वो डेरिवेशन तभी होगी जब सारे फॉर्मूलाज आपको याद होंगे. जैसे मेरे माइंड में इस वक्त फ़ौरन क्लिक हुआ कि मैंने F इज इक्वल्स टू एम ए कहाँ पढ़ा है? न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में. ये चैप्टर न्यूटन्स का नहीं है, ये चैप्टर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का है, बट आई नो F इज इक्वल्स टू एम ए. सो मुझे फॉर्मूला पता था, फॉर्मूले से मैंने ड्राइव किया, जबकि ना ये इस चैप्टर की डिमांड थी और ना ही क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला गिवन था. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ख़ास तौर पे मैं आप सबसे कहूँगी कि टेस्ट से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले आप सारे फार्मूलाज को एक दफ़ा देखना ज़रूर शुरू करें, एक जगह लिख लें, और अगर आपके पास एक PDF में या एक जगह लिखे हुए हैं या बुक में एक जगह आपने नोट किए हुए हैं तो वो सारे ग्रेजुअली रिव्यू करना शुरू कर दें. ख़ास तौर पे 2 से 3 दिन पहले आप एक लास्ट रिकॉल ज़रूर करें और लास्ट डे भी आप सारे फार्मूलाज का रिकॉल ज़रूर करें कि किसका क्या फार्मूला है. आपको अगर कहीं पे आप पजल्ड होंगे, कहीं नहीं आएगा, तो फार्मूले के थ्रू आप ड्राइव कर लेंगे. दिस विल हेल्प इन दैट सेक्शन. और जब कोई चीज़ माइंड में बार बार होती है ना तो फ़ौरन आपका माइंड क्लिक करता है आपको
उसे याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव. Assuming temperature remains the same statement describing the reaction between volume and pressure of a gas is. अच्छा जी, अब हमने टेम्परेचर की बात नहीं की है. Assuming temperature remains constant, हमने कांस्टेंट समझ लीजिए कि रखा हुआ है. अब हम जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं वॉल्यूम एंड प्रेशर की. तो वो कौन सा लॉ है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और हम वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं? ए, चार्ल्स लॉ. बी, न्यूटन्स लॉ. सी, बॉयल्स लॉ. और डी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन. Whatever you think is the answer is right, please comment below. जल्दी जल्दी. Inshallah, throughout the month, we will put a lot MCQs practice for you to make sure you are at your best current study status. और फर्दर इसी तरीके की MCQs की प्रैक्टिस के लिए डेली बेसिस पे हमारे लाइव सेशंस के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर पेज पास MDCAT नाउ. इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करें. हमारे पेज को जो भी चीज़ वहाँ अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. फिर डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. इसका लिंक भी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे. तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारे पोस्ट में भी हमारा यूट्यूब चैनल मेंशन है. उसको सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन भी करें ताकि हर अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो. ओके, सो आपके ख्याल में क्या है आंसर सही? गेस व्हाट? तो बहुत इजी है. द करेक्ट आंसर इज सी, बॉयल्स लॉ. अच्छा, बॉयल्स लॉ क्यों है? हमें पता है कि चार्ल्स लॉ क्या डील करता है? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. न्यूटन्स लॉ फोर्स को, मोशन को, इन सब को चीज़ करता है. एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन का प्रेशर से और वॉल्यूम से नहीं, बहुत सारी चीज़ों से ताल्लुक़ है. सो इसमें यहाँ पे किसी वेरिएबल को कांस्टेंट रखना, किसी दो वेरिएबल्स को डिस्कस करना, वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके गैसेस लॉज में है. और बात भी हम गैसेस लॉ की कर रहे हैं. तो वो है हमारे पास बॉयल्स लॉ. लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था बेसिकली. जी जनाब. Assuming pressure be the same, so pressure is constant. Okay, the statement describing the relationship between temperature and volume of a gas is, अरे वाह, ये तो बहुत ईजी है. जी जनाब. तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप जो लॉ बताता है वो कौन सा है? जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया, प्रेशर इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन. जी, क्या है सही आंसर इसका? प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स. जो भी समझ आता है, सही हो गलत हो, बगैर डरे. दिस इज़ नॉट द एक्चुअल एग्ज़ाम, दिस इज़ अ प्रैक्टिस. यू कैन कंसिडर इट एज एन एक्चुअल एग्ज़ाम, बट जो फर्स्ट क्लिक आपके माइंड में आ रहा है, डू दैट. इससे आपको पता चलेगा कि फ़र्स्ट क्लिक आपका कितना एक्यूरेट है. और इससे आपको किस चीज़ में अंदाज़ा होगा कि आप कितना स्टक होंगे किसी भी क्वेश्चन पे अपने फाइनल एग्ज़ाम में, ओरिजिनल एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में. जी, ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए, चार्ल्स लॉ. ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था. अमेजिंग. 99% लोगों को वैसे ही पता चल गया मेरे बताने से. ओके, सो कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, इफ़ द वॉल्यूम इज़ डबल, प्रेशर विल बी. लेट्स सपोज कि मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया है. टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू चेंज टेम्परेचर. तो वॉल्यूम को अगर मैं डबल करूँगी तो प्रेशर क्या होगा? ए, रिड्यूस टू हाफ ओरिजिनल वैल्यू. बी, reduce to 1/4 of original value. C, reduce to 1/8 original value. Or D, increase to 1/4 of original value.
मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, मैं वॉल्यूम को डबल कर रही हूँ, तो मेरा प्रेशर क्या हो रहा है? प्रेशर हाफ हो रहा है, रिड्यूस मीन्स कम हो रहा। प्रेशर 1/4 कम हो रहा है, प्रेशर 1/8 कम हो रहा है, या प्रेशर 1/4 इंक्रीज हो रहा है। क्या है सही आंसर? ए, बी, सी और डी? द करेक्ट आंसर इज ए। कहाँ पढ़ा हमने? बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर कम, वॉल्यूम कम करेंगे प्रेशर ज़्यादा। जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना ही प्रेशर कम होगा। हमने वॉल्यूम डबल किया है, तो टू को नीचे की तरफ ज़रा ले जाएं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? हाफ। वॉल्यूम अगर हमने 1/4 टाइम, क्वार्टर अगर जो है वो बढ़ाया होता, तो फिर प्रेशर हमारा रिड्यूस बाय 1/4 हो चुका होता। जी, PV is equals to nRT represents, this is an equation, P for pressure, V for volume, N is the number of moles, R is the rate constant, T is temperature। ये जो equation है ये क्या चीज़ represent करती है? A, Boyle's law, B, Charles law, C, Avogadro's law, और D, equation of state। Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, or equation of state? The correct answer is D, equation of the state. It is also called general gas equation or equation of the state, क्योंकि ये गैस की स्टेट को डिस्कस करता है या किसी भी मैटर की स्टेट को डिस्कस करता है, उसके सारे मेन पैरामीटर्स को या वेरिएबल को बता रहा है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों वेरिएबल्स मेन वेरिएबल्स हैं जिससे किसी भी स्टेट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिससे किसी भी स्टेट के बिहेवियर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और स्टैंडर्ड कंडीशन और पे मालूम करने के लिए नंबर ऑफ़ मोल्स का भी पता होना ज़रूरी है। सो ये इक्वेशन किसी भी स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए कंप्लीट है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। और ये तमाम मल्टीपल लॉज को मिलाकर हमने बनाई है। तो हमने नहीं, मतलब साइंटिस्ट ने बनाई है, हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रूव हुई है, तो इसीलिए इसको जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। इट कवर्स ऑल द लॉज, दैट्स वाई इक्वेशन ऑफ स्टेट। नाउ 5 liters of a gas STP weight 6.25 grams. What is the gram molecular weight of the gas? Now here comes numerical. Okay, 5 लीटर एक गैस के STP कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसका जो वेट है वो 6.25 ग्राम्स है। तो उस गैस का एक्चुअली मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? अच्छा, गैस का नाम इन्होंने नहीं बताया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने को नहीं कहा है, मॉलिक्यूलर वेट का बताइए कितना है। A 1.25 ग्राम, B 14 ग्राम, C 28 ग्राम और D 56 ग्राम। A 1.25 ग्राम, B 14, C 28 और D 56। Solve this. आपको आधे मिनट से ज़्यादा एक न्यूमेरिकल में टाइम नहीं लगना चाहिए। मैक्सिमम हाफ मिनट। ट्राई टू मेंटेन योर स्पेस, ट्राई टू मेंटेन योर पेस, ट्राई टू मेंटेन योर टाइम मैनेजमेंट। वरना अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो जब टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं आराम से, केयरफुल रहने के चक्कर में कि जी केयरफुल रहेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो पेंसिल नहीं पेन को यूज़ करती हैं ड्यूरिंग द टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है,
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि क्लिक आप रिमूव करने की जो है वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो। मैंने आपको दोनों कंडीशन को बता दिया है, मैनुअल एग्ज़ाम का भी और ऑनलाइन एग्ज़ाम का भी। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास इरेजिंग ऑप्शन हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मूव बैक कर सकें पिछले क्वेश्चन की तरफ और ऑप्शन को चेंज कर सकें। और अगर इस तरह की कुछ, क्योंकि मैं कवर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को कर रही हूँ, एम कैट में, ई कैट में, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेक्शंस को भी आप जो है ना चेंज नहीं कर सकते हैं। एक सेक्शन से आप नेक्स्ट सेक्शन में आ गए, यू कैन नॉट स्विच टू द प्रीवियस सेक्शन, बस जो कर लिया वो कर लिया, आपको नाउ यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। तो फिर होता क्या है कि लोगों स्टूडेंट्स के सेक्शंस भी छूट जाते हैं इस चक्कर में। 10-10, 15-15 अगर आपके MCQs ऐसे ही छूट गए तो व्हाट विल यू स्कोर इन दैट। आई रिमेंबर एक स्टूडेंट थी KMDC के टेस्ट में, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, उसका पूरा एक सेक्शन मैनुअल टेस्ट में, रिटन टेस्ट में कैंसिल हो गया था उसकी सिर्फ इसी हरकत की वजह से। KMDC में उस वक्त जो है वो पॉलिसी थी कि आप सेक्शन के एक पर्टिकुलर टाइम तक वो सेक्शन रहता था, फिर वो नेक्स्ट कहते थे। नेक्स्ट कहने का मतलब अब आप नेक्स्ट सेक्शन में चले गए, केमिस्ट्री में थे तो बायो में या इंग्लिश में, फिर आप पीछे का पेज नहीं टर्न कर सकते। एक लड़की ने टेस्ट के दौरान यही हरकत करने की कोशिश की थी कि उसने चुपके से पीछे का खोल के उसने देख लिया। तो जो इन्वेजिलेटर्स थी जो कंटिन्यूसली वॉक कर रही थी, उनमें से एक ने जैसे ही नोट किया, उन्होंने अपने फर्दर स्टाफ को बताया, उसी वक्त इमीडिएटली उन्होंने उसका वो पूरा सेक्शन कैंसिल कर दिया और उसकी लिख दिया। अब आप सोचिए 25 या 30 MCQs उसके कैंसिल हो गए। उसने पूरा टेस्ट भी अगर 100% सही किया होगा ना तो भी उसका एडमिशन नहीं हो सकता, उसका स्कोर इतना पीछे चला गया। मैनुअल टेस्ट में इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। फिर पॉलिसीज़ चेंज हुई। डॉ के पहले टेस्ट जो है वो पेंसिल से होते थे, फिर पेन से हुए। यू कैन नॉट इरेज दैट पेन। सो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आप पहली दफ़ा में ही सही को लगाएं, यू कैन नॉट इरेज इट, और टाइम को मैनेज कर सकें। बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने के चक्कर में कुछ लोग होते हैं वो आहिस्ता 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 क्वेश्चंस को करते हैं, तब भी यही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस को किया, आगे के कुछ क्वेश्चंस छुड़ गए क्योंकि टाइम ही नहीं बचा। जी नाउ अच्छा, इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है आपका सी। कैसे सी है देखें, इस क्वेश्चन के अंदर ही ऑलरेडी मेंशन है कि 5 लीटर्स गैस एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन क्या होती है कि जी आप सबसे पहले देखिए कि वो आपसे मांग क्या रहा है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ भी आपको वेट है, और दूसरी चीज़ आपको क्या दी हुई है, लीटर्स दी हुई है आपको, वॉल्यूम दिया हुआ है। अच्छा, एसटीपी कंडीशन पे एक मोल देखते हैं ना हम एसटीपी कंडीशन पे, हम ग्राम्स तो नहीं देखते। ग्राम्स भी जो है वो मास दिखाने का यूनिट है, मोल भी मास दिखाने का एक यूनिट है। मोल हम एसटीपी कंडीशन में कंसिडर करते हैं, यहाँ बात हो रही है एसटीपी कंडीशन की। तो एसटीपी कंडीशन में आप एक मोल देखते हैं, एक मोल का क्या वॉल्यूम होता है, 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। ये स्टैंडर्ड है 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। डेसीमीटर और लीटर बराबर होता है, एक क्यूबिक डेसीमीटर एक लीटर के बराबर होता है। तो अगर मैं कह रही हूँ 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर, इट मीन्स एसटीपी पे 22.4 लीटर होता है। यहाँ दिए हुए 5 लीटर, तो पहले तो आप 5 से इसको 1 में कन्वर्ट कर लें कि जी 5 लीटर का 6.25 था, 1 लीटर का कितना होगा, क्योंकि मुझे मालूम करना है एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन मालूम का मतलब 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर पे मुझे देखना है। तो पहले तो मुझे ये पता हो ना कि जी 5 का है, 1 का कितना है। मैंने निकाला 1 का क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 5, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 22.4 से, हो गया मेरे पास मास। मेरे पास आ गया कितना मास, 28। एसटीपी कंडीशन पे जो भी गैस थी जिसका मास 6.25 ग्राम था, जो भी गैस थी उसका 28 ग्राम वेट आ रहा है। द ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अगेन यूनिट कन्वर्जन्स
याद होना चाहिए लीटर से क्यूबिक डेसीमीटर में क्या होता है, लीटर से क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या होता है, लीटर से ml में क्या होता है। कन्वर्जन सिर्फ आपको आए, और STP की हमने वैल्यू यूज़ की है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोल का 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर होता है। हमें इसमें क्योंकि हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता थी, हमें पता था STP पे हमें निकालना है, हमें किसी फॉर्मूले की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी। अगेन ये मुझे याद था 1 mole is equals to 22.4 cubic decimeter, so I am able to solve this question. Standard values याद होनी चाहिए on tip। G, which fraction would be used to correct a given volume of a gas at 30 centigrade to its new volume when it is heated to 60 centigrade and the pressure is kept constant? A 30 by 60, B 60 by 30, C 273 by 333 और D 333 by 303। हमें क्या फ्रैक्शन यूज़ करना होगा किसी भी गैस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे जब उसका टेम्परेचर था 30 सेंटीग्रेड, लेकिन हम उस फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे उसके न्यू जो है वो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, और टेम्परेचर हम रखेंगे उस वक्त जब वो न्यू वॉल्यूम में कन्वर्ट होगा 60 सेंटीग्रेड। प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है। ना V1 पता है ना V2 पता है, सिर्फ इतना पता है कि V1 में था, V2 में हम चेंज कर रहे हैं। पहले था 30 सेंटीग्रेड और दूसरे अब जो टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे वो हो जाएगा 60 सेंटीग्रेड। तो क्या करेंगे 30 by 60, 60 by 30, 273 by 333 और 333 by 306. Whatever your calculation gives you the correct answer, please comment below. ओके, सो क्या है आंसर? कितने लोगों ने लिखा ए, कितने लोगों ने लिखा बी? द करेक्ट आंसर इज डी। कैसे डी है? हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा है वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर हमने डिस्कस नहीं किया चार्ल्स लॉ में, प्रेशर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ की बात हो रही है। प्रेशर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ की बात हो रही है। दो टेम्परेचर्स होते हैं तो क्या होता है V1 और T1 T2। दो वॉल्यूम्स होते हैं तो क्या होता है, एक V1 होता है दूसरा V2 होता है। चार्ल्स लॉ हमें पता है कि बताता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सो जब हम इक्वेशंस को दो इक्वेशंस को इमर्ज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। अच्छा जी, जो चीज़ निकालनी होती है ना उसको हमेशा न्यूमरेटर में रखते हैं। न्यूमरेटर मीन्स अपर साइड ऑफ डिवाइडेंट साइन। V2 हमें निकालना है। क्यों V2 हमें निकालना है? V1 से हमें चेंज करना था V2 में, तो V2 हम ऊपर ही रखेंगे। V2 के अलावा बाकी सारी चीज़ें इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे चली जाएंगी। T2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, यानी T2 ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, अब V1 तो हमें गिवन था ही नहीं, आप समझ लें x y z whatever V1 जो भी था छोड़ें। हमारे पास जो टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है T2 डिवाइड बाय T1। हमें टेम्परेचर का ही उन्होंने दिया हुआ है कि किस फ्रैक्शन से हमें डील करना पड़ेगा कि टेम्परेचर जो है वो 30 से फिर 60 हो जाए, और उस 30 से 60 का फ्रैक्शन क्या हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें टेम्परेचर का जो है वो निकालना है। तो T2/T1, T2 क्या है हमारे पास 60, T1 क्या है हमारे पास 30, 60/30। अब आप बोलेंगे कि 60/30 इज़ द ऑप्शन बी, सो द करेक्ट आंसर शुड बी बी। मगर हम स्टैंडर्ड जो यूनिट यूज़ करते हैं टेम्परेचर का वो कौन सा यूज़ करते हैं? केल्विन। वी डोंट यूज़ सेंटीग्रेड। ठीक है कि सेंटीग्रेड में दिया गया है, मगर हम स्टैंडर्ड क्या यूज़ करते हैं? केल्विन। और दूसरी चीज़, चार्ल्स लॉ में जब आप पढ़ रहे होते हैं वॉल्यूम का और टेम्परेचर का रिलेशनशिप,
आप क्या डिस्कस कर रहे होते हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी 273 के फ्रैक्शन से बढ़ेगा, 273 के फ्रैक्शन से बढ़ेगा, यानी समवेयर 273 का फ्रैक्शन क्या है, केल्विन स्केल है। तो केल्विन स्केल में हम कन्वर्ट करेंगे। केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटीग्रेड की वैल्यू में 273 प्लस कर दें। आपने 60 में प्लस किया 333, आपने 30 में प्लस किया 303। सो दैट्स वाई दिस इज़ द राइट आंसर। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स थे इनमें सिर्फ और सिर्फ हमने इक्वेशन और स्टैंडर्ड वैल्यू से सॉल्व किया है, इक्वेशन और स्टैंडर्ड वैल्यू। अच्छा, एक बात ये जहन में रहे, डू नॉट स्किप दिस चैप्टर, डू नॉट स्किप न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जितने भी मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर फार्मूला, स्टिशियोमेट्री और चैप्टर 2 के ये जनरल गैस इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उनमें से 4 to 5 MCQs आपके एप्टीट्यूड के निकलते हैं। 4 to 5 MCQs आपके लाजमी निकलेंगे। 3 MCQs तो कहीं नहीं गए, 4 से 5 मैं कह रही हूँ, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 तो आपके 3-4 तो कहीं नहीं गए, लाजमी आएगा। सो अगर आपकी स्टिशियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स की, अगर आपकी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं होगी, आपके 3 से 4 MCQs गलत हो जाएंगे, नुकसान होगा। ब्लैंक छोड़ें या गलत करें, दोनों केस में नुकसान आपका है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। A mixture of gases contains large amount of carbon monoxide, then nitrogen gas. Partial pressure of carbon monoxide will be, एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में मैंने 2 गैसेस को डिस्कस किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। तो जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो क्या होगा, मोर देन नाइट्रोजन गैस, लेस देन नाइट्रोजन गैस, इक्वल टू नाइट्रोजन गैस और 0। A, B, C और D आपके ख्याल में क्या है इसका आंसर? वट एवर यू फील, राइट डाउन इन द कमेंट, राइट डाउन प्लीज, हरी अप। The correct answer is none other than absolutely A. Why it is A? पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है। पार्शियल प्रेशर हमने डेल्टन्स लॉ के अंदर पढ़ा था, डेल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर्स के अंदर पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कि जितनी भी गैसेस किसी भी मिक्सचर में होती हैं वो सब अपना अपना प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और जो टोटल प्रेशर होता है वो सबके प्रेशर्स को मिलाकर होता है। अब जो भी प्रेशर हो नाइट्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के प्रेशर को मिला के किया है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है टोटल प्रेशर में भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। सो इसीलिए more than nitrogen gas, correct answer is A। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में और भी इस तरह के MCQs करेंगे, डिफरेंट चैप्टर्स के करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको जितना अच्छा दे सकें, ग्रिप दे सकें उतना अच्छा हो। फिर भी आपको जितनी भी स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो भी न्यूमेरिकल, जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना होता हो, प्लीज़ कमेंट करें, हमारे इंस्ट्रक्टर्स से डायरेक्टली कांटेक्ट करें। हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं mystudent011@outlook.com पे, वहाँ हमारे इंस्ट्रक्टर्स आपको हेल्प आउट करेंगे। जिन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं हम सेशंस करें, आप वीक हैं उसको आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलें, इसी पे आपको सारा स्टफ़ इसी तरह मिलेगा। इसके अलावा जो लोग हमारे साथ क्रैश कोर्सेज करना चाहते हैं, क्रैश कोर्सेज के लिए भी प्लीज़ कॉन्टैक्ट अवर इंस्ट्रक्टर्स at mystudent011@outlook.com। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।